नमस्ते बच्चों, आज का हमारा जो पाठ है उसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र, जिन्हें हम प्रभाकर के नाम से भी जानते हैं। कथाकार, निबंधकार और पत्रकार थे। आपकी भाषा बहुत ही मंझी हुई थी। मंझी हुई मतलब बहुत सधी हुई भाषा थी। भाषा पर आपका बहुत अच्छा अधिकार था। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार भी है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। मतलब जो बात ये कहते हैं या लिखते हैं वो एकदम हमारे सामने सजीव चित्र के द्वारा उपस्थित हो जाती है। आपके लेखन में तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बना देता है। आप एक सफल निबंधकार भी थे। निबंध लिखना, चीज़ों का अच्छे से विवरण देना इनकी खासियत थी बच्चों, और खासकर ये तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग किया करते थे। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ के उद्देश्य जो है, मानव जीवन में सेवा भाव और करुणा, प्रेम और उदारता का महत्व आप बता सकेंगे कि किस प्रकार हम परोपकारी होकर या दूसरों के बारे में सोचकर सेवा भाव अपने मन में ला सकते हैं या समाज में उसका क्या उपयोग हो सकता है। क्षेत्रीय भाषा, जाति, धर्म एवं रंग भेद आदि के बारे में अपने विचार आप प्रस्तुत कर सकेंगे। विश्व स्तर पर त्याग और समर्पण के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान के विषय में बता सकेंगे, क्योंकि खासकर इस पाठ में हम मदर टेरेसा के बारे में पढ़ रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई बातें सीखेंगे। पाठ की भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे और रिपोर्टाज विधा का वर्णन कर सकेंगे। आपको पता है हिंदी साहित्य में अलग अलग विधाएं हैं जिसमें लेखन किया जाता है, उनमें रिपोर्टाज भी एक विधा है बच्चों। पाठ शुरू करते हैं। ये है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित नारी कमरे में आ गई है। देह उनकी कोई 45 बसंत देखी, वर्ण हिमश्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा, सुता सुधा, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा। अब यहाँ पर बात की जा रही है मदर टेरेसा के, वो जिस तरह से दिखती थी ना बच्चों, उस तरह से बात शुरू की गई है। 1951 में एक रोग फैला था जिसका आघात मतलब जिसका हमला पूरे वातावरण में फैल चुका था। चारों तरफ इस रोग के रोगी देखे जा सकते थे। जैसे आपने हाल ही में कोरोना महामारी के अंतर्गत देखा होगा, चारों ओर कोरोना से हाहाकार मचा हुआ था। रोगी अस्पताल में पहुंच रहे थे, हर व्यक्ति अपने में डरा हुआ था। उसी प्रकार यहाँ भी परिणाम कपकपाने वाला था। वातावरण चारों ओर से चिंता से घिरा हुआ था। तभी उन्होंने देखा कि एक सफेद विशिष्ट धवल मतलब बहुत विशेष रूप से जो सफेद कपड़े पहने हुए था, आच्छादित मतलब ढकी हुई, एक इस तरह के कपड़े पहनी हुई एक महिला कमरे में प्रवेश करती है। देह उनकी मतलब शरीर से वो 45 बरस की दिखाई दे रही थी। उनका जो वर्ण था मतलब जो रंग था वो बर्फ के समान सफेद था, हिमश्वेत यानी बर्फ के समान। अरुणोदय मतलब सूर्य जब उदय होता है उसकी रेखाओं से अनुरंजित, उसकी रेखाओं से रंगी हुई, मतलब एक तेज था उनके चेहरे पर। सामान्यतः हम जब किसी के सामने आते हैं और कोई चेहरा बहुत तेजों में हमारे सामने आता है तो वो अलग ही दिखाई देता है। तो उस तरीके से उनका चेहरा भी स्वर्ण रश्मियों के समान चमकता हुआ सा दिखाई दे रहा था। उन्होंने आते ही क्या बोला, लंबा मुंह बीमार के पास अच्छा नहीं लगता। मतलब जब हम चिंतित होते हैं तो हमारा चेहरा लटक जाता है, परेशान से दिखाई देते हैं हम। साफ सुथरी भाषा, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णता माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। यानी कि उनकी भाषा जो थी बहुत ही साफ, लहजा बहुत ही विनम्र था। हालांकि उन्होंने जो बात कही थी वो आदेशात्मक थी कि चेहरा लटका कर ना बैठें, लेकिन इसमें न तो किसी अधिकारी के आदेश का एहसास हो रहा था, ना ही किसी राजा के आदेश का। बस जिस तरह माँ हमें आदेश देती है ना, माँ हमें कहती है, इस तरह का अनुभव उनकी बातों से पता लग रहा था। हाँ, वे माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्म भूमि भारत। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही और यही। कहने का मतलब कि फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को चुना था। भारत में रही और कह रहे हैं कि तरुणाई मतलब युवावस्था से ही, युवावस्था से लेकर अब तक
ये रोगियों की सेवा में ही लगी हुई थी। तल्लीन मतलब बिल्कुल तन में लगा होना किसी काम में, और उनका यही काम था, यही उनका बसेरा था, यही उनका जो लगन थी, यही उनका शौक था। बस यही कुछ था कि वो अपने होम में, अपने घर में आने वाले रोगियों की तल्लीनता से सेवा करती रहें। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उनके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई, और मुझे लगा कि वातावरण में तनाव कुछ कम हो गया है। मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार होता है और इस तरह की कोई महामारी फैलती है तो उसके मन में अपने आप ही ये बात आने लगती है कि क्या मैं अब बचूंगा या नहीं। बस इसी बात से मुरझाया हुआ जो चेहरा था रोगी का, जो फीका चेहरा था, कपोल मतलब गाल, उन गालों पर उन्होंने अपने चमकते हुए हाथों से जब उसका चेहरा थपथपाया तो उस रोगी के जो सूखे होंठ थे उस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। ऐसा लगा जैसे चांदी की लकीर खिंच गई, और उस समय जब वो हंसा रोगी तो तनाव कुछ कम हो गया। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं ही एक वाक्य में गूंथ दिए। मतलब कहने का ये कि मदर टेरेसा जहाँ भी जाती थी वहाँ वातावरण हल्का हो जाता था। वो अपनी बातों से रोगियों को जो उनके अंदर तनाव होता था उससे मुक्त कर देती थी, एक हंसी बिखेर देती थी। ये उस डॉक्टर का अनुभव था क्योंकि डॉक्टर उन्हें बहुत समय से देखता आ रहा था। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है वही 30 रुपए मासिक पर 20 वर्ष से दिन और रात सेवा में लग सकती है, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। इन पंक्तियों से पता चल रहा है बच्चों कि मदर टेरेसा जो थी अपने यहाँ आने वाले रोगियों की एक माँ की तरह सेवा करती थी। पिछले 20 वर्षों से वो इसी काम में लगी हुई थी और उन्हें मात्र जो वेतन मिलता था वो 30 रुपए मिलता था, और वो अपने व्यवहार से तड़पते हुए मरीज में भी एक नई जान पैदा कर देती थी। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए वे आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नव युवती, उसी विशिष्ट धवल वेश में, गौर और आकर्षक। हाँ, गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यानी कि अब मदर टेरेसा के साथ एक और युवती ने प्रवेश किया। उसने भी वैसे ही सफेद वस्त्र पहने हुए थे। गौर और आकर्षक, गौर मतलब उसका रंग बहुत ज्यादा गोरा था और बहुत ही देखने में आकर्षक थी। मतलब या जिस तरीके से आकर्षक शब्द कहा जा रहा है वो भी उसकी खूबसूरती में कम लग रहा है। यूं कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। मतलब आकर्षक शब्द भी उनकी खूबसूरती के आगे उसे कम लग रहा था लेखक को। रूप और स्वरूप का एक दैवीय सांचा सी वह लड़की, नाम उसका क्रिस्टहेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्टहेल्ड एक साथ, एक रूप, एक देह, एक रस। मतलब लेखक ये सोच रहा है कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था बच्चों, जहाँ पर जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध थे। लेकिन यहाँ इस जन्मभूमि पर, इस कर्मभूमि पर जर्मनी की एक महिला और फ्रांस की एक महिला दोनों आपस में कैसे मिलजुल कर काम कर रही हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक रूप, एक ध्येय और एक रस, एक जैसा उनका व्यक्तित्व, एक ही उनका लक्ष्य और एक जैसा आनंद। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वह स्टैचू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोक कर बोली, यस यस। मतलब क्योंकि जर्मनी का जो शासक था वो हिटलर था, बहुत ही निरंकुश शासक था, तो वो अपने मन में लेखक ये सोच रहा है कि क्या वास्तव में कोई देश ऐसा हो सकता है कि जहाँ एक तरफ एक निरंकुश राजा रहता हो और वहीं एक ऐसी सेवाशील लड़की जो दूसरे रोगियों को ठीक करने के लिए अपना तन मन सब कुछ यहाँ पर निछावर करके एक दूसरी कर्मभूमि पर आ गई है। जब लेखक ने इस तरह की बात बोली तो उस लड़की को बहुत गर्व महसूस हुआ और उसका चेहरा जो था वो चमकने लगा और वो इतनी अभिमान से भर गई, मतलब गर्व से भर गई कि उसने अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर पूरे वेग से ठोककर यस यस मतलब एक अभिमान महसूस किया। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्या हूँ, फिर प्यार क्यों ना हो। मतलब
लेखक ने उस लड़की के जाने के बाद मदर टेरेसा से पूछना चाहा कि आप फ्रांस की हैं, वो जर्मनी की है, फिर भी क्या आप दोनों प्यार से रहती हैं? तो मदर टेरेसा ने क्या जवाब दिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों का काम एक ही है और हम दोनों ईश्वर के लिए काम करते हैं। मैंने नश्तर चुभोया, मतलब मैंने फिर से एक ताना कसा, पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, ये आप कैसे भूल सकती हैं? मतलब हिटलर ने फ्रांस पर आक्रमण किया था, सब कुछ नष्ट कर दिया था, ये आप कैसे भूल सकती हैं? नश्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर टेरेसा का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक। मतलब लेखक जो कहना चाह रहा था कि क्या आप उस देश के निरंकुश शासक के प्रति आपके मन में कोई घृणा या नफरत नहीं है जो आप वहाँ के लोगों से प्रेम करती हैं? लेकिन उसकी इतनी बात कहते हुए भी जो मदर टेरेसा थी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल शांत थी और उन्होंने क्या जवाब दिया कि लड़ाई राजा ने छेड़ी थी, उसमें वहाँ रहने वाले लोगों का क्या कसूर? वहाँ रहने वाले लोग तो हमारे जैसे ही थे ना, उनका भी नुकसान हुआ और हमारा भी, इसलिए हम दोनों एक जैसी हैं, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनकी लड़की उनसे छीन रहा था। उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई, मैं सोचता रहा। मतलब लेखक का जो उद्देश्य था कि मदर के मन में अगर कहीं कोई घृणा है या नफरत का भाव है या कहीं कोई टीस है या चुभन है, वो निकलकर बाहर आए। लेकिन लेखक ने जो दाव फेंका था वो खाली चला गया। चारों खाने दे मारा मतलब लेखक को अपनी बातों से मदर टेरेसा ने हरा दिया था, पछाड़ दिया था। मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय। मतलब इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने कहना चाहा है कि ईश्वर ने तो हम सबको एक ही बनाया है, पर यह मनुष्य ही है जो एक दूसरे के बीच भेदभाव उत्पन्न करता है। मनुष्य ही है जिसने ऊंच नीच, छुआछूत आदि का भेदभाव स्थापित कर दिया है। मनुष्य ही है जिसने अपने आप को सीमाओं में बांध दिया है और प्रकृति, देश की जो भौगोलिक विचारधारा है उसे भी एक सीमा में बांध कर रख दिया है, जाति में बांट दिया है। यहाँ पर लेखक ने कहना चाहा है कि हम सब एक ईश्वर की संतानें हैं, लेकिन हम मनुष्य इतने स्वार्थी हैं कि हमने आपसी भेदभाव को उत्पन्न कर दिया है।